Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 10th October of 2020 and it's a Saturday today. आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, एनसीडीसी जो है वो कब फॉर्म किया गया था? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल कब फॉर्म किया गया था? दूसरा क्वेश्चन आता है, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब फॉर्म किया गया था? ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को आपको बताना है ये कब फॉर्म किए गए थे, कब स्टैब्लिश किए गए थे। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 ये डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक्स है, जहां पर आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, नीचे आप देखेंगे तो क्या कहते हैं लिंक फॉर टेलीग्राम चैनल, तो आप वहां से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो हम लोग बातें करते हैं, एनालिसिस जो करते हैं, पूरे सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं इससे और पढ़ भी सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपसे यहाँ पे सर्च बार में की जो ट्रिपल डॉट है, यहाँ से क्या कहते हैं आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च पे जाके और क्या कहते हैं आपको कई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे आपको मिल जाएंगे। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, आरबीआई फोरकास्ट एंड टू कॉन्ट्रैक्शन बाय Q4। क्या कहते हैं आरबीआई गवर्नर ने कहा, शक्तिकांत दास ने, कि प्रेडिक्ट्स की 9.5% डिक्लाइन हुआ है रियल जीडीपी में, कीप्स की पॉलिसी रेट्स अनचेंज। उन्होंने जो पॉलिसी रेट्स है उनको अनचेंज रखा है। उनके की पॉलिसी जो थी, मेन मेन जो पॉलिसीज थी, उनको ये रेट्स को क्या कहते हैं कोई चेंज नहीं किया उनने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे reiterated its resolve to growth impulses in the economy and mitigate the COVID-19 pandemic's worst impact। जो COVID-19 का पैंडमिक कोविड-19 पैंडमिक जो था, जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आया था इकोनॉमी में और भी कई जगहों पर, तो उस पर क्या कहते हैं आरबीआई गवर्नर ने एक्शन लिया। कहा कि जो पॉलिसी स्टैंड था फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर 2021-22 इवन एज इट हेल्थ की पॉलिसी रेट अनचेंज इन द फेज ऑफ हाई इन्फ्लेशन की। उन्होंने उसका की पॉलिसी रेट्स अनचेंज रखा है हाई इन्फ्लेशन के हिसाब से। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में अपने कहा, सम जो अनाउंसमेंट थे उसमें से ये सब थे। पहला था, रेपो रेट विल रिमेन अनचेंज एट 4%। कि जो रेपो रेट होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि रेपो रेट क्या होता है। ये हमने कई बार बात की है, रेपो रेट आपको बताना रेपो रेट क्या होता है कमेंट सेक्शन में। accommodative stance towards growth will be extended to next year। की accommodative stance अगले साल तक एक्सटेंड किया जाएगा। रिस्क वेटेज को बढ़ाया जाएगा फॉर होम लोन्स। क्या कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस इंस्टॉलमेंट सेटलमेंट रखा जाएगा। पेमेंट सिस्टम टू गो 24/7 फ्रॉम दिसंबर 2020 से रियल टाइम ग्रॉस इंस्टॉलमेंट होगा। इसका प्रोजेक्शन है कि जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.5% विद पॉजिटिव ग्रोथ लाइकली इन Q4। की जीडीपी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको 9.5% पॉजिटिव, उसको थोड़ा ग्रोथ प्रोवाइड करना। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ देखने से पहले आप हमारे आरबीआई को भी देख सकते हैं, जो हम भूल गए। आरबीआई को आप क्या कहते हैं, आरबीआई को देखना है, आरबीआई को देख लेते हैं अलग से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 1 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एक्ट के तहत। ये एक सेंट्रल ऑफिस इसका पहले था कलकत्ता में, फिर परमानेंटली मूव हो गया 1937 में मुंबई। इनके सेंट्रल ऑफिस में गवर्नर बैठते हैं और वहीं पे सारी पॉलिसीज फॉर्मुलेट या बनाई जाती है। ये पहले पूरी तरह से प्राइवेटली ओन था, लेकिन नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने लगा। स्ट्रक्चर क्या है, रिजर्व बैंक अफेयर्स आर गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसकी जो रिजर्व बैंक के अफेयर्स होते हैं पूरी तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। ये बोर्ड अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं 4 साल के लिए या नॉमिनेट होते हैं 4 साल के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको हमने कल भी बात की थी, कल इस पे आया भी था। इसे बनाया गया था 2016 में। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये डिटरमाइन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। की इन्फ्लेशन टारगेट पहुंचने तक अचीव करने के लिए कितना पॉलिसी इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, इसको भी डिटरमाइन करती है। कमेटी 6 मेंबर की होती है, वे आरबीआई गवर्नर एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और जो आरबीआई गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। उसके 3 मेंबर होते हैं आरबीआई से और 3 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो सेट होता है वंस, एक साल में एक बार सेट होता है। इट इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कहते हैं सेट किया जाता है और कंसल्ट करके रिजर्व बैंक के साथ। करंट इन्फ्लेशन टारगेट इज पेग्ड एट 4%। जो
इस वक्त करंट इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% पे पैक्ड है विथ -2+2 टॉलरेंस के साथ 31 मार्च 2021 तक। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है भीमा कोरेगांव एनआईए फाइल चार्जशीट। ये इम्पोर्टेंट इसमें आता है एनआईए। एक एनआईए इम्पोर्टेंट आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये भीमा कोरेगांव विलेज है, ये जो भीमा कोरेगांव केस है उसमें एक क्या कहते हैं केस इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो विलेज है कोरेगांव विलेज, क्या कहते हैं वहाँ पे जो कोरेगांव स्तंभ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन आया भी है उस पर, इन प्रीलिम्स भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कोरेगांव स्तंभ में क्या हिस्ट्री है और कब बना था ये हम लोग देख लेते हैं। दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, एनआईए और कोरेगांव स्तंभ को अलग से। चलिए एनआईए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत। ये सेंट्रल एजेंसी है इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस के लिए, जो इफेक्ट करती है सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। ये अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के भी वर्क करती है, स्मगलिंग के खिलाफ वर्क करती है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स को बनाए रखने के लिए भी वर्क करती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि टेरर को ख़त्म करना इंडिया से। ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके और ब्रांचेस है हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू। यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं, तो ब्रांचेस हैं। एनआईए अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ था 2019 में पार्लियामेंट में, वो जो ओरिजिनल एक्ट था 2008, उसके बाद जो अभी 2019 में अमेंडमेंट हुआ इसमें, तो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफेट करेंसी और बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, इन सबको जोड़ दिया गया। इसमें एक स्पेशल कोर्ट भी होती है जो सारे डिसीजन लेती है एनआईए एक्ट 2008 के तहत। क्या कहते हैं ये सारे डिसीजन वही लेती है। ज्यूरिडिक्शन स्पेशल कोर्ट का क्या होता है, ये वर्क करती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत। अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है उनके ज्यूरिडिक्शन पे स्पेशल कोर्ट के, तो वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डिसीजन लेती है और वो डिसीजन फाइनल होता है। अब देखते हैं भीमा जो कोरेगांव स्तंभ है, रण स्तंभ, वो क्या है। कोरेगांव रण स्तंभ, ये कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी चुका है, ये कहाँ पे है। तो कोरेगांव रण स्तंभ जो है ये एक विक्ट्री पिलर है भीमा कोरेगांव विलेज में। ये बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर्स हु फेल इन अ बैटल ऑन जनवरी 1 1880 में बनाया गया था। वे जहाँ पे ब्रिटिशर्स थे विद जस्ट 834 इन्फेंट्रीमैन, अबाउट 5 ऑफ देम वर फ्रॉम महर कम्युनिटी एंड 12 ऑफिसर्स डिफीटेड द 28,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ पेशवा बाजीराव। जिसमें डिफीट कहते हैं इसमें जो 834 जो इन्फेंट्रीमैन थे, जो 500 जो महर कम्युनिटी के थे और 12 ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने 28,000 बड़ी आर्मी जो पेशवा बाजीराव टू की थी उसको हराया था। तो उसके बाद इसे बनाया गया था कोरेगांव रणस्तंभ। ये एक विक्ट्री पिलर है। ये वन ऑफ द लास्ट बैटल्स ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। आप कमेंट सेक्शन में बताएं पहली और पहला पहला और दूसरा जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको नहीं आता ये भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं आ रहा है, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी विजिट किए थे जनवरी 1 1927 को उस मेमोरी ऑफ द बैपिटल को रिवाइव करने के लिए दलित कम्युनिटी के लिए, मेकिंग इट अ रैली पॉइंट एंड एसर्शन ऑफ प्राइड। क्या कहते हैं एक रैली पॉइंट उसको बनाया था और एक प्राइड दिखाने के लिए कि एक प्राइड है कि वहाँ से हमारे लोग लड़े थे इतनी बड़ी आर्मी को हराने के लिए। द विक्ट्री वॉज सीन एज अ विन अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन की, वो एक माना जाता है कि विन थी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। पेशवा वर नोटोरियस फॉर द ऑपरेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ महर दलित्स की, जो पेशवास थे वो पूरी तरह से ऑप्रेस थे, प्रोसिक्यूट करते थे महर दलित्स को। इसीलिए इस विक्ट्री को एक तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए माना गया था। जो विक्ट्री हुई थी इन द बैटल ओवर पेशवास गिव दिल्ली सम मोरल विक्ट्री, ये जो उन लोगों को कहते हैं मोरल विक्ट्री दी थी, विक्ट्री अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये डिवाइड और रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश की थी उसके कारण ये मल्टीपल फिशर्स इन इंडियन सोसाइटी विच इज इवन visible today in the way of exercised caste and religious discrimination, which is need to be checked. Keep in mind the tenets of the constitution की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, उसके कारण ये जो कास्ट और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन था वो बड़ा था, वो आज भी देखा जा सकता है। इसीलिए चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
एक्टिव कोविड-19 केसेस ड्रॉप बिलो 9 लाख आफ्टर अ मंथ की क्या कहते हैं एक्टिव कोविड-19 केसेस इस वक्त 9 लाख से कम हो गए हैं। ये क्या कहते हैं आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद ऐसा हुआ है, नहीं तो एक महीने तक ये केसेस बढ़ते ही थे। इस वक्त सिर्फ 12.94% है टोटल केसेस जो थे उनका। 9 लाख से कम है। 8.93 लाख करोड़ और 8.93 लाख केसेस हैं इस वक्त कोविड-19 के। तो इसमें ये बताया, ये हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हर्षवर्धन, उन्होंने ऐसा बताया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एनआरआई कोटा इन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज नॉट सैक्रोसेंट। क्या कहते हैं कि एनआरआई कोटा जो होता है प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में, वो सैक्रोसेंट नहीं होता है, ऐसा इसमें बताया गया। कैंडिडेट्स कैन नॉट एग्जर्ट देयर राइट टू एडमिशन की कैंडिडेट्स एग्जर्ट नहीं कर सकते अपनी राइट टू एडमिशन, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें कहा गया है प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑफर नहीं कर सकते, दैट ऑफर जो ऑफर करते हैं प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज, पूरी तरह से उनके पास एक कंप्लीट डिस्क्रिशन है टू डू अवे देयर विद देयर एनआरआई कोटा की। जो एनआरआई कोटा होता है हर कॉलेज में होता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, हर जगह एनआरआई कोटा होता है जो सीट देता है एक रीजनेबल प्रेयर नोटिस पे। लेकिन इसको क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैक्रोसेंट नहीं होता है एनआरआई कोटा, आप चाहे तो दें, ना चाहे तो ना दें, जिसको आप देना चाहें। राइट टू एडमिशन इसमें क्या कहते हैं अप्लाई नहीं होता कैंडिडेट्स का एनआरआई कोटा में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एमिड पेंडेमिक ग्लूम 544 रीजंस फॉर इंडिया टू चीयर। कि जैसे पेंडेमिक खत्म हो रहा है, 544 रीजन है इंडिया को चेयर होने के लिए। कैसे ये 546 का मतलब क्या है, ये देख लेते हैं इस न्यूज़ के क्या है। न्यू स्पेशीज जो डिस्कवर की है इन द लास्ट कंट्री लास्ट ईयर इंक्लूड 364 एनिमल्स और 180 प्लांट वेराइटीज की। लास्ट ईयर में इसी साल कहते हैं नए एनिमल्स जो हैं वो 364 एनिमल्स फाउंड हुए हैं और 180 प्लांट वेराइटीज इंडिया में फाउंड हुई, ऐसा इसमें बताया गया। एक रॉक ड्वेलिंग गेको सिनेपोलिस आनंदनी एंडेमिक टू जो वेस्टर्न घाट में पाया गया है। स्पैथरा मगधा एक फ्रॉग जो डिस्कवर हुआ है झारखंड में, फार्म फील्ड्स ऑफ झारखंड में। इनोप्लेट्रस टैवेंजिस एक डंग बीटल फाउंड हुई तवांग में। एक वाइल्ड वाइल्ड गिंगर वैरायटी फाउंड हुई अमोमा नगमनीस जो डिस्कवर हुई है फॉरेस्ट में कोहिनूर जू में, नागालैंड के। और वाइल्ड फर्न पेटेरिस सुबेनिया फाउंड है केरला में। इसी तरह कई फाउंड हुए। इसलिए कहा गया इंडिया के पास 544 रीजन है टू चीयर, ऐसा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मानना है। ये पब्लिश हुई है एनिमल डिस्कवरीज 2019 और प्लांट डिस्कवरी 2019 में ये पब्लिश किया गया है। ये रिलीज किया गया है बाबुल सुप्रियो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये रिपोर्ट क्या कहते हैं ये बताया गया कि इतने प्लांट स्पीशीज और इतने क्या कहते हैं एनिमल्स फाउंड हुए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है दिल्ली कैबिनेट गिव्स नॉट टू फॉर ट्री प्लांटेशन पॉलिसी की। जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी होता है उसके लिए हामी भरी है दिल्ली कैबिनेट ने। दिल्ली ऐसा पहला स्टेट हो जाएगा जो इस पॉलिसी को पास कर रहा है, स्टेट इन इंडिया, पहला स्टेट इंडिया का। द दिल्ली कैबिनेट एंड ऑन फ्राइडे कहा कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी होगी वो एक प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कहते हैं इससे ये कहते हैं उन्होंने उसको भी नोट किया है सेकेंड स्मोक टावर इन द वर्ल्ड एट कनॉट प्लेस की। कनॉट प्लेस में जो स्मोक टावर है उसको बनाने के लिए ये सेकेंड स्मोक टावर है पूरे वर्ल्ड में जो लग रहा है कनॉट प्लेस में। A minimum of 80% of trees affected by development और construction project will be transplanted की। जो 80% जो trees होते हैं affect होते हैं जो development या construction work से, उनको transplantation provide उनको किया जाएगा, transplant किया जाएगा हर trees को। As well as 80% of the transplanted trees must survive after transplantation कि जो 80% उसमें से भी होंगे, जो 80% trees क्या कहते हैं वो फिर से लगाए जाएंगे, उसमें से 80% को जीना होगा। क्या कहते हैं आपको सर्वाइव कराना होगा कि ऐसा नहीं कि लगा दिया कि मर गए, उनको क्या कहते हैं पानी प्रोवाइड करना होगा जिससे वो जिए। ऐसा ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है द राइट बैलेंस। इसमें बताया गया जो अभी सडन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हमने देखा, इनवाइट द स्टेट स्ट्रॉन्ग आर्म, जैसे जो शाहीन बाग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता था, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है पूरी तरह से उसको इंडेफिनेट ब्लॉकेट प्रोवाइड करना पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्या इन प्रोटेस्ट के कारण, तो उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। एक्ट ऑफ पब्लिक प्लेस जहाँ पे लोगों को दिक्कत हो, क्या कहते हैं जो नॉर्मल पब्लिक उसको दिक्कत हो, तो उसको देखते हुए आप इस तरह प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कोर्ट व्यू अराइजेज
just after two contrasting rights died, right to protest and right to free movement, कि उन्होंने राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू फ्री मूवमेंट को थोड़ा डैमेज किया है, ऐसा लोगों का मानना है। प्रोटेस्ट बाय देयर नेचर आर ऑलवेज रूटेड इन लीगलिटी, कि जैसे हमेशा से जो प्रोटेस्ट होते हैं वो पूरी तरह से लीगल नहीं होते, जैसे हमने कई केसेस में भी देखा है, जैसे फ्लैश स्ट्राइक हो गई या स्पॉन्टेनियस रोड ब्लॉक या कंप्लीट शट डाउन और या कोई कंपेन टू फिल अप जेल्स बाय डिफाइंग प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। ये पूरी तरह से स्ट्रिक्ट सेंस होते हैं, लीगल होते हैं, कभी 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 लीगल नहीं होते। तो इस तरह के स्टेप गवर्नमेंट को लेना सही भी है एक तरह से और गलत भी, ऐसा इसमें बताया गया है। एट लास्ट इसमें कहा गया है बट दिस कैन नॉट बिकम अनक्वेश्चनेबल एक्सियम टू द पॉइंट ऑफ रेंडरिंग एनी एंड ऑल protest that cause inconvenience to others the target of the strong arm of the state, कि जो कहते हैं इस तरह के ऑर्डर के बाद आप क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हैं कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट पे कि आप पूरी तरह से आप टारगेट कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द स्टेट है, आप राइट टू प्रोटेस्ट आपका छीन लिए, ऐसा इसमें कहा गया है लास्ट। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सेविंग लाइव्स अंडर द लॉन्ग शेडो ऑफ द पैंडेमिक, कि जैसे हमने देखा अलॉन्ग विद फाइटिंग द वायरस देयर इज ग्रोइंग नीड टू मेक मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन अ प्रायोरिटी। जैसे ये हम लोग वायरस से तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें मेंटल हेल्थ को भी अपने इम्प्रूव करना होगा। क्या कहते हैं सुसाइड प्रिवेंशन जो प्रायोरिटी होती है उनको सुसाइड प्रिवेंशन को रोकना होगा और सुसाइड प्रिवेंशन को एक अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। जैसे हमने देखा कि कोविड-19 के समय पूरी तरह से सारी दुनिया की पॉपुलेशन डैमेज हुई थी इन मल्टीपल वेज देखा जाता है, जैसे फियर ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड हो या एंग्जाइटी हो, बाहर जो नहीं जा पा रहे थे लोग लॉकडाउन के समय, तो उस कारण एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एक तरह से डिप्रेशन ले आई थी सोसाइटी में, ऐसा इसमें कहा गया है। जैसे हमने देखा कि जैसे कोविड-19 के कारण जो रिस्क के सुसाइड्स के केसेस थे वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कहते हैं लोग घर में थे, लोग डिप्रेशन बढ़ रहा था, इसके कारण भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी एक वन ऑफ द डिसऑर्डर्स है मोस्ट कंसर्न जिन पे आना चाहिए। मैनी सुसाइड्स आर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड डिसऑर्डर, जो मैनी जो सुसाइड्स होती है वो डिसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण ही होती है। पैंडेमिक के मैसिव टोल में देखा जा सकता है ह्यूमन वेलबींग में कि एक मेंटल और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किसी भी ह्यूमन के लिए। इससे हम सोशल फिजिकल इकोनॉमिक और मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को बढ़ा सकते हैं। कोविड-19 रिलेटेड सुसाइड जो इन द वर्ल्ड हुई है ऑन February 12, 2020, क्या कहते हैं हमने देखा जा सकता है कि पैंडेमिक का ये पूरी दुनिया में क्या कहते हैं वो जो इसके कारण जो इंसिडेंट रेट्स हैं बहुत ज़्यादा आए महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में। ये कोविड-19 के समय क्या कहते हैं सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा है। ये लोगों के अंदर था फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड कि इन्फेक्ट हो सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज, इकोनॉमिक फॉल आउट के कारण कि लोगों के अंदर क्या कहते हैं डिप्रेशन आने लगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगा, तो उसके कारण सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़े। हमने वे भी देखा कि कहते हैं जैसे ये भी कई रिस्क थे कि इन्फेक्टेड पीपल या एल्डरली माइग्रेंट वर्कर्स, ये जो सोर्स पुअर बैकग्राउंड वुमन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस के कारण भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहा था, सुसाइड्स हो रही थी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण, या जो फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण भी जो इफेक्ट हो रहे थे उनके कारण भी सुसाइड्स बढ़ रही थी। एक मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल ये दिखा सकता है कि डू नॉट रिलाई वांट टू डाई बट फाइंड लिविंग डिफिकल्ट, की मेजॉरिटी जो इंडिविजुअल लोग हैं वो क्या कहते हैं मरना नहीं चाहते, सुसाइड नहीं करना चाहते, लेकिन जीना भी उनके लिए डिफिकल्ट होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। सपोर्ट एट द राइट मोमेंट कैन चेंज इज डिसीजन, कि एक अच्छा सपोर्ट मिले तो हमारा डिसीजन बदल भी सकता है किसी का भी। तो मेंटल डे जो आज वर्ल्ड मेंटल डे माना जाता है, आज वर्ल्ड मेंटल डे मनाया जाता है October 10 को, देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द वंस हु मे बी हैविंग सुसाइडल थॉट्स, की यू आर नॉट अलोन एंड मस्ट रीच आउट फॉर सपोर्ट एज हेल्प इज अवेलेबल, कि आप कोई भी अलोन कि अकेले नहीं है, आप अगर सपोर्ट चाहिए तो हम सपोर्ट करेंगे। तो आप हम अगर किसी को ऐसा लगता है कि सपोर्ट चाहिए, किसी तरह का डिप्रेशन एग्जाम से रिलेटेड किसी से भी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आप तक पहुंचेंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी बता सकते हैं। आज हम पूरी तरह से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाएंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में बता सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी तरह से आपको गाइडेंस प्रोवाइड होगी। चलिए अगली अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है सिटीजन पोल थ्रो अप 3 कंटेंडर फॉर नेशनल बटरफ्लाई टैग, नेशनल बटरफ्लाई टैग के लिए 3 कंटेंडर्स को जोड़ा गया है। बंगाल टाइगर, इंडियन पीकॉक, इंडियन लोटस, बनियान ट्री एंड मैंगो एज अ नेशनल सिंबल, ये पहली नेशनल सिंबल बन चुके हैं। इसीलिए अब क्या कहते हैं नेशनल बटरफ्लाई के लिए 3 ऑप्शंस है, कृष्णा पीकॉक, इंडियन जेजबल और ऑरेंज यूक्लीफ।
जो 3 बटरफ्लाइज है इनको कहते हैं पोल रखा गया था, उसमें देखा जाना था कि नेशनल बटरफ्लाई किसे अपॉइंट हो गई, कौन अपॉइंट बनेगी नेशनल बटरफ्लाई, उसके लिए पोल बनाया गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है डीआरडीओ टेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल की न्यू जनरेशन वेपन है जो हिट्स टारगेट आफ्टर सुखोई फाइटर जेट लॉन्चेस इट की। सुखोई फाइटर जो जेट जब लॉन्च करता है तो वो डायरेक्ट हिट करता है टारगेट को। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये नई तरह की नई जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रा M1 जो सक्सेसफुली टेस्ट की गई है कल ही। ये बनी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा। ये फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये की रोल प्ले करेगी न्यूट्रलाइजिंग एनी जैमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफ द एनिमी। हम लोग डीआरडीओ को देख लेते हैं अलग से। डीआरडीओ हिस्ट्री ऑफ डीआरडीओ क्या है कि स्टैब्लिश किया गया था 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ये इंस्टीट्यूट किया गया था कॉम्बाइनिंग 3 मेजर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ये प्रोजेक्ट था 1960 सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट इंडिगो फॉर्म किया गया था, पहला था डीआरडीओ का फर्स्ट मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट था। ये डिसकंटिन्यू विदाउट एनी सक्सेस, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था विदाउट एनी सक्सेस। शुरुआत में 10 डिफरेंट लेबोरेटरीज थी लेकिन इस वक्त देखा जा सकता है इसमें 50 से ज़्यादा लेबोरेटरीज हैं इस वक्त इंडिया में। डीआरडीओ वॉज इंटेंडेड फुलफिल द मिशन ऑफ डिज़ाइनिंग। इसका मेन मोटिव था कि डिज़ाइनिंग डेवलपिंग एंड लीडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन। इसका ये भी मिशन थी कि टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना सर्विसेज कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के लिए, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, क्वालिटी मैन पावर प्रोवाइड करना। ये इसका डीआरडीओ का मोटिव था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।